हेलो विद्यार्थियों, आज हिंदी व्याकरण पाठमाला में फिर से तुम सबों का स्वागत है। तो आज मैं अर्थालंकार के प्रमुख अलंकारों में से एक अनियोक्ति अलंकार है, जो कि आज उसी की बारे में बातें करने उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले अनियोक्ति अलंकार की शाब्दिक अर्थ को समझेंगे। तो शाब्दिक अर्थ है, मेरे उच्चारण पर ध्यान दोगे। शाब्दिक अर्थ है अन्योक्ति। अन्योक्ति मतलब अन्य मीन्स दूसरा, और उक्ति मीन्स कथन। दूसरे के लिए कही गई कथन को अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। यानी प्रत्यक्ष, यानी जो कथन प्रत्यक्ष रूप में किसी के लिए कही गई हो, और ठीक वही कथन अप्रत्यक्ष रूप में किसी और के लिए कही गई है। तो यही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन को ये अनियोक्ति अलंकार में समझेंगे। कैसे समझेंगे? तो काव्य पंक्तियों के द्वारा समझेंगे। तो बच्चों आओ, इन काव्य पंक्तियों के द्वारा समझते हैं अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पर आए पानी परी, तू पछिनो न मारी। अब इन काव्य पंक्तियों में प्रत्यक्ष रूप से बाज के लिए कही गई है। कथन जो कही गई है वो प्रत्यक्ष रूप से बाज के लिए कही गई है, और अप्रत्यक्ष रूप में विदेशियों के लिए कही गई है। यानी बाज रूपी विदेशियों के लिए कवि ने इन काव्य पंक्तियों में बड़ा अच्छा ही उदाहरण दिया है बाज के द्वारा, कि बाज जैसे ही बाज क्या करता है, बाज का क्या काम है? बाज का काम है, यही काम है ना, कि जो भी आकाश में उड़ते हुए देखते रहता है, और नीचे जो भी छोटे छोटे जो भी चरते रहते हैं, मतलब जैसे मुर्गी का बच्चा हो, बत्तख का बच्चा हो, चरते रहता है, तो कैसे बाज झपट लेता है अपने पंजों में। एक बार आया और झपट करके बच्चों को लेकर उड़ जाता है। तो उसी तरह बाज की तरह ही झपट्टा मारता है। कौन मारता है? किसके कहने पर? विदेशी जो है बहकाते हैं किसको? यही अपने भारतवासी के कुछ अनसमझे, जो नहीं समझ में जिसको आता है कि जिस धरती पर हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, जिस धरती के हम वासी हैं, भारत माता के वासी हैं, उन्हीं भारत माता के कुछ विदेशियों के बहकावे में आकर क्या करता है, यहाँ की अन्य दूसरे वासियों को तंग करता है। बहुत सारे उदाहरण अभी प्रेजेंट में भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। सब कुछ हम लोग आँखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि आज जो अपने ही भाई एक दूसरे भाई को किस कदर परेशान करने में लगा हुआ रहता है, मतलब कुछ के बहकावे में आकर के। तो खैर ये है अलग तरह की समस्या, लेकिन हमको अभी क्या पहचानना है? अनियोक्ति अलंकार। तो दूसरे के लिए तो इसमें है बाज रूपी। इन पंक्तियों में, का पंक्तियों में बाज है प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष रूप में विदेशियों के लिए कही गई है, कि विदेशियों के बहकावे में कुछ राजाओं ने अपने ही भाई राजाओं का तंग करते हैं और परेशान करते हैं, और अन्य तरह की परेशानियों उन पे डाल देते हैं।
तो ये हो गया फर्स्ट पंक्ति हो गया काव्य पंक्ति। अब देखते हैं दूसरे नंबर का काव्य पंक्ति। नहीं नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही 100 बिंध्यो, अली कली ही 100 बिंध्यो, आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही 100 बिंध्यो, आगे कौन हवाल। तो अब यहाँ पे देखिए, अब अली मीन्स भौरा, अली मीन्स भौरा। तो कहता है इन काव्य पंक्तियों का उद्देश्य है कि इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कौन सा है। तो अली जो है, भौरा जो है, इसमें प्रत्यक्ष कथन है। अली रूपी यहाँ पे अली रूपी राजा, अली को प्रत्यक्ष और इसमें राजा को अप्रत्यक्ष रूप में वर्णन किया गया है। अप्रत्यक्ष रूप में वर्णन कवि ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है इन काव्य पंक्तियों द्वारा कि जिस तरीके से जो भौरा जो है कली पर मंडराते रहता है। लेकिन कली में क्या है, कली में कोई भी उसमें पराग है, क्योंकि उसमें पराग तब निकलेगा जब कली खिल करके फूल तैयार हो जाएगा, तब उसमें फूल में पराग रहेगा। लेकिन कली तो अपने आप में ऐसे बंद है, सिकुड़ा हुआ है, बंद है, अभी खिला ही नहीं है, वो तो कली ही है। तो कली के ऊपर मंडराते रहता है भौरा, इस लालच से कि शायद इस लालच से मंडराते रहता है कि इसमें हमको पराग मिलेगा और मधुर मतलब मीठा मध हमको प्राप्त होगा। लेकिन ठीक उसी तरह, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। मंडराने से भौरा को, कली पर मंडराने से कोई उसको परिणाम नहीं निकलता है भौरा को। ठीक उसी तरह कवि ने अपनी राजा जयसिंह पर ये काव्य पंक्ति रचना किए हैं कि अब राजा जयसिंह भी अपने नवोढ़ा मतलब नई पत्नी के प्रेम आसक्त में डूबे रहते हैं और उनको आगे कुछ भी नहीं समझ में आता है कि आगे हमको क्या करना है। राजा जयसिंह को इतने प्रेम आसक्त में लीन रहते हैं कि वो प्रेम आसक्ति के अलावे उनको कुछ आगे समझ में नहीं आता है, कुछ पता नहीं रहता है कि आगे फ्यूचर क्या है। तो और जिसका कोई रिटर्निंग नहीं मिलेगा, इसका कोई रिटर्निंग राजा जयसिंह को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आसक्त हैं अपने नई पत्नी के प्रेम में। तो इसमें हो गया प्रत्यक्ष अली भौरा हो गया, अप्रत्यक्ष कथन, वही कथन अप्रत्यक्ष राजा जयसिंह के लिए हुआ। इसलिए इन पंक्तियों में भी, इन काव्य पंक्तियों में भी क्या है, अनियुक्ति अलंकार है। समझ में आया। अब देखते हैं तीसरे नंबर के काव्य। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। इन काव्य पंक्तियों में कि वो फूलों का बहार, जो मौसम जो बहार फूलों का होता है, वो बहार, और वो बहार में जो अली जो भौरा है जो खिले फूल के जो पराग का जो मस्ती लेता है, चूसता है और मस्ती लेता है, वो बहार समाप्त हो जाने पर भी, पतझड़ का मौसम आने पर भी भौरा गुलाब के पेड़ों के आसपास मंडराते रहता है, इस आस लिए कि
फिर से बाहर आएगी, फिर से बाहर आएगी। और आपत मतलब बिना पत्ते वाले कटीली डाढ़ के आसपास मंडराते रहता है भंवरा। अब देखते हैं चौथे नंबर का काव्य पंक्तियों को। माली आवत देख करी कलियन करी पुकार, फूले फूले चूनी लिए काल हमारी बार। इन काव्य पंक्तियों में कवि ने बड़ा अच्छा ही वर्णन किया है कि माली को बगीचे के माली को आते हुए देख करके जो बगीचे के जो कली है उसका बड़ा अति सुंदर वर्णन किए है कवि ने। क्या अति सुंदर वर्णन है कि कवि देखता है कि कली देखता है कि माली आया है, बगीचे में आया है, और जितने भी खिले हुए फूल हैं बगीचे का, उस सब एक एक करके माली क्या करता है, चुन चुन के तोड़ लेता है। अब खिले हुए फूल को टूटते हुए देख करके कलियों का जो है आत्मा हाहाकार कर उठता है, रो उठता है। क्या उठता है कि आज तो खिला हुआ फूल टूट गया, अब काल मीन्स कल हमारी बारी है। तो इसमें आप प्रत्यक्ष कौन हुआ? प्रत्यक्ष कथन किसके लिए है? प्रत्यक्ष कथन है कली। प्रत्यक्ष कथन है कली और अप्रत्यक्ष है कि खिले हुए फूल की काल हमारी बार। आप कली के रूप में कौन है? कली के रूप में इसमें वर्णन है मनुष्यों को, जो मनुष्य की परिकल्पना है, मनुष्य की मानसिक परिकल्पना का बड़ा अच्छा वर्णन किए हैं कवि ने। मानसिक परिकल्पना क्या है कि जैसे वृद्धों का एक प्रतीक चलता है, तो मरते हुए देखता है तो उसके पहले वाला जो उम्र वृद्ध लगातार देख रहा है कि उस वृद्ध सब समाज में वृद्ध सब मर रहे हैं, मृत्यु दर घट रहा है, तो उसके पहले वाले उम्र का जो मानसिक वर्णन है कि लोग सोचता है कि अब तो ये तो इनकी तो बारी खत्म हो गई, लेकिन अब काल अब हमारी बारी है। ये है मनुष्य की मानसिकता का वर्णन। तो अप्रत्यक्ष रूप में किसके लिए कथन कही गई है? अन्य की युक्ति किसके लिए कही गई है? अनुक्ति किसके लिए कही गई है? तो बूढ़े मनुष्य से, वृद्ध मनुष्यों से पहले के जो उम्र वाले लोग हैं उनके लिए एक अप्रत्यक्ष कथन है। तो इन काव्य पंक्तियों में भी अनुक्ति अलंकार का वर्णन कवि ने किया है। तो अब कल जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो है मानवीकरण है। ये अर्थालंकार के में से एक प्रमुख अलंकार मानवीकरण भी है, उसकी जो ये लास्ट है बनाऊंगी। और हर वीडियो की तरह रिवीजन करना ना भूलोगे, रिवीजन मस्ट है, इसलिए आज की वीडियो यहीं तक रिवीजन पर ध्यान दोगे।